हम सब अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये महसूस करते हैं ना। हाँ, कि हम अपनी आदतों के, अपनी सोच के एक तरह से गुलाम बन गए हैं। बिल्कुल। सुबह उठते ही फोन उठाना या तनाव में कुछ मीठा खा लेना। हाँ, या फिर किसी छोटी सी नाकामी पर घंटों खुद को कोसते रहना। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं, कोई ऑटो पायलट है जो इसे चला रहा है। पर क्या हो अगर हम इस ऑटो पायलट को बंद कर सकें? यही सवाल है। और आज हम एक ऐसी ही किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो दावा करती है कि हम अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल। किताब का नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन और इसके लेखक हैं एक जाने माने न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जेफरी एम श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग। और वो सालों की रिसर्च के बाद एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमारा दिमाग वो पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है। हम अपने विचारों से, अपनी इच्छा शक्ति से दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदल सकते हैं। और यही आज का हमारा मिशन है, इस किताब के 10 सबसे जरूरी हिस्सों को समझना और खास तौर पर वो 4 कदम जानना जो किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि दिमाग को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना सबसे काबिल साथी कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले उस बुनियादी विचार पे आते हैं जो इस पूरी किताब की नींव है। लेखक इसे सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल, पर इसका सार बहुत सरल और शक्तिशाली है। इसे समझने के लिए इन शब्दों को तोड़ते हैं। न्यूरो मतलब हमारे दिमाग की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, जहां से हमारे विचार और भावनाएं जन्म लेती हैं। सही। और प्लास्टिसिटी का मतलब है बदलने की क्षमता। जैसे गीली मिट्टी होती है, किसी भी आकार में ढल जाती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हुआ दिमाग के बदलने की क्षमता। और सबसे जरूरी शब्द है सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब ये बदलाव किसी बाहरी दवा या मशीन से नहीं आएगा बल्कि हम खुद लाएंगे, अपनी इच्छा शक्ति और अपने ध्यान से। एग्जैक्टली। विज्ञान कहता है कि सिर्फ 21 से 90 दिन के लगातार अभ्यास से हम दिमाग में नए रास्ते बना सकते हैं। और ये दिमागी रास्ते बनते कैसे हैं, इसे समझाने के लिए किताब 2 बहुत दिलचस्प नियम बताती है। पहला है हेब्स लॉ। किताब में सिगरेट पीने वाले एक व्यक्ति का उदाहरण है जो उसे आईने की तरह साफ कर देता है। मान लीजिए किसी की नई नौकरी लगी है, ठीक है, और उसे रोज सुबह 8 बजे की बस पकड़नी होती है। एक दिन वो लेट हो जाता है, बस छूट जाती है और ऑफिस में डांट पड़ती है। हाँ, और यहीं से दिमाग का खेल शुरू होता है। जब 2-3 बार ऐसा होता है तो बस छूटने का विचार और तनाव और शर्मिंदगी की भावना, ये दोनों दिमाग में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और उस तनाव से तुरंत राहत पाने के लिए वो इंसान सिगरेट का सहारा लेता है। निकोटीन। हाँ, निकोटीन दिमाग में डोपामाइन जैसा खुशी का केमिकल रिलीज करता है और उसे पल भर का सुकून मिल जाता है। और यहीं पर दिमाग एक पैटर्न सीख लेता है। कुछ हफ्तों बाद बस स्टैंड पर लेट पहुंचना सिर्फ तनाव का कारण नहीं रहता, वो सिगरेट पीकर वो निकोटीन वाली खुशी हासिल करने का एक बहाना बन जाता है। मतलब अब चाहे वो समय पर पहुंचे या नहीं, दिमाग तनाव के सिग्नल भेजता रहेगा ताकि उसे निकोटीन का वो इनाम मिल सके, और बस एक बुरी आदत का जन्म हो जाता है। इसके पीछे का विज्ञान ही हेब्स लॉ है, जिसका निचोड़ है न्यूरॉन सेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं, उनके बीच का कनेक्शन एक मजबूत हाईवे जैसा बन जाता है। बस छूटने का तनाव और सिगरेट से मिलने वाली राहत, जब ये बार बार एक साथ जलती हैं, तो दिमाग में एक पक्का रास्ता बन जाता है। तो दिमाग को लगता है कि तनाव का एकमात्र जवाब सिगरेट है। बिल्कुल। ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चिंता करना या खुद की आलोचना करना वो सिर्फ एक सोच नहीं है बल्कि एक स्किल है। हाँ, एक स्किल जिसे हमारा दिमाग प्रैक्टिस कर करके मजबूत बना लेता है। हम अनजाने में ही खुद को दुखी होने में माहिर बना रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इसी नियम का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं। कैसे? अगर वो इंसान समय पर ऑफिस पहुंचने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करे, उस कामयाबी को महसूस करे, तो दिमाग में एक नया सेहतमंद हाईवे बनना शुरू हो जाएगा। मतलब दिमाग दोहराव से सीखता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। एग्जैक्टली। कमाल है। तो हमारा दिमाग दोहराव से सीखता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ किसी चीज पर ध्यान देने भर से भी कोई फर्क पड़ता है? मतलब अगर हम किसी चीज को बार बार करें नहीं, बस उसके बारे में सोचें। बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें दूसरे नियम पर लाता है, क्वांटम जीनो इफेक्ट। क्वांटम जीनो इफेक्ट? ये तो फिजिक्स जैसा लग रहा है। हाँ, लेखक यहाँ क्वांटम फिजिक्स से एक बहुत दिलचस्प उपमा लेते हैं।
क्वांटम जीनो इफेक्ट कहता है कि किसी सिस्टम को लगातार देखने से वो बदलता नहीं, वो अपनी जगह जम जाता है या स्थिर हो जाता है। अच्छा। इसी तरह जब हम लगातार किसी एक सकारात्मक विचार या लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान टिकाए रखते हैं तो हम उस विचार को अपने दिमाग में स्थिर कर देते हैं। मतलब वो महज एक आता जाता ख्याल नहीं रहता? नहीं, बल्कि एक मजबूत हकीकत जैसी स्थिति बन जाता है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, ये दिमाग को सक्रिय रूप से प्रशिक्षित करना है। तो ये दो नियम हमें दिमाग की प्रोग्रामिंग का ब्लूप्रिंट देते हैं। अब आते हैं किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर, 4 कदम। हाँ, वो 4 कदम जिनसे हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। ये व्यवहारिक तरीके हैं। पहला कदम है जागरूक होना। मतलब अपने दिमाग में चल रहे ट्रैफिक को देखना। हाँ, कौन से विचार आपको पीछे खींच रहे हैं और कौन से आगे बढ़ा रहे हैं। पर अक्सर तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी सोच के जाल में फंसे हैं। जब तक पता चलता है तब तक तो देर हो चुकी होती है। इस ऑटो पायलट को हम पकड़ें कैसे? इसका तरीका है अभ्यास। किताब कहती है कि हर सुबह सिर्फ 5 मिनट का ध्यान या मेडिटेशन। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, सिर्फ 5 मिनट हमें इस कला में माहिर बना सकता है। बस शांति से बैठकर अपने दिमाग में चल रहे विचारों को एक दर्शक की तरह देखना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहें। यहीं से नियंत्रण की शुरुआत होती है। बिल्कुल। जागरूकता वो पहला पल है जब आप विचार और खुद के बीच एक छोटी सी दूरी बनाते हैं। आपको ये एहसास होता है कि आप वो विचार नहीं है, बल्कि आप उन विचारों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला कदम है जागरूक होना। दूसरा कदम है विचारों को लेबल करना। एक बार जब आप विचारों को देख पाते हैं तो उन्हें नाम दें। 1 मिनट, तो मतलब दिमाग में आवाज आ रही है, तुम ये नहीं कर सकते। हाँ। और मैं उससे बस एक टैग लगा दूं कि ये एक भ्रामक संदेश है। क्या सिर्फ इतना करने से उसकी ताकत कम हो जाती है? ये सुनने में बहुत आसान लगता है। सुनने में आसान है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर यह बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जब आप किसी विचार को नाम देते हैं, जैसे गैर जरूरी विचार या दिमाग का भेजा धोखा, तो क्या होता है? अच्छा, ये आपको बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से रोकता है और सोचने का मौका देता है। आप उस विचार की शक्ति छीन लेते हैं। ये दिलचस्प है। यानी लेबल लगाकर हम दिमाग को बताते हैं कि हम उसके झांसे में नहीं आने वाले। तो तीसरा कदम है सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान देना। हाँ, ये एक प्राकृतिक नियम है कि हम जिस पर ध्यान देते हैं वो बढ़ता है। जैसे बगीचे में जंगली घास पर ध्यान देंगे तो वही उगेगी, फूलों पर ध्यान देंगे तो फूल खिलेंगे। बिल्कुल, और इसके पीछे भी विज्ञान है। जब हम जानबूझकर अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज पर लगाते हैं, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना या किसी प्रेरणा देने वाले दोस्त से बात करना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। ये हमें अच्छा महसूस कराते हैं और उस सकारात्मक व्यवहार को और करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये तो हेब्स लॉ का सकारात्मक उपयोग हुआ। एग्जैक्टली। आप खुशी और अच्छी आदतों के बीच एक नया मजबूत कनेक्शन बना रहे हैं। और चौथा और आखिरी कदम है विश्वास के साथ कदम उठाना। अपने ऊपर ये अटूट विश्वास रखना कि लगातार अभ्यास से बुरी आदतें बदल जाएंगी, और फिर उस विश्वास के साथ छोटे छोटे कदम उठाना। ये विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग बदलाव का विरोध करता है। पुरानी आदतें आरामदायक लगती हैं, भले ही वे नुकसानदेह हों। तो दिमाग हमें वापस खींचता है। हाँ, दिमाग का पुराना हिस्सा हमें सुरक्षित रखने के लिए जानी पहचानी चीजों से चिपके रहना चाहता है। विश्वास आपको उस शुरुआती मुश्किल दौर से निकलने की ताकत देता है, जब तक कि नई अच्छी आदत आपकी दूसरी प्रकृति न बन जाए। इन 4 कदमों से ये साफ होता है कि हम असहाय नहीं हैं। अब एक कहानी पर आते हैं जो बताती है कि कैसे हम अक्सर अपने दिमाग के दिए गए संदेशों को अपनी पहचान मान लेते हैं। ये कहानी अमेरिका के एक युवा एक्टर की है। अपने करियर की शुरुआत में उसे छोटी मोटी सफलताएं मिली और उसने एक बड़े एक्टिंग कंपटीशन में ऑडिशन दिया। वो बात नहीं है जो एक एक्टर में होनी चाहिए। बस वो एक पल, वो एक टिप्पणी उस एक्टर के दिमाग में जहर की तरह घुल गई। उसके दिमाग में एक भ्रामक संदेश आया, तुम सच में एक अच्छे एक्टर नहीं हो। और उसने उस एक विचार को अपनी सच्चाई, अपनी पहचान मान लिया। उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसका करियर ढलान पर जाने लगा। हाँ, दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था, कोई बात नहीं, हम इस कमी को सुधार सकते हैं। लेकिन उसने उस नकारात्मक आवाज को चुना जो उसे परिभाषित कर रही थी। ये कहानी दिमाग के एक बहुत बड़े धोखे को उजागर करती है। हमारा दिमाग हमें लगातार कहानियां सुनाता है जिनमें से कई सच नहीं होती, और वो नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल, इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं।
100 तारीफें मिलती हैं, लेकिन एक आलोचना हमारे दिमाग में घर कर जाती है। वो एक्टर वो नकारात्मक विचार नहीं था, वो उस विचार को सुनने वाला था। और जब उसने अपना ध्यान सकारात्मक विचारों पर केंद्रित करना शुरू किया तो उसने अपनी पहचान को फिर से परिभाषित किया। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, हमारा दिमाग हमें परिभाषित नहीं करता, हम उसे करते हैं। तो हम अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित कैसे कर सकते हैं? किताब कुछ व्यावहारिक तरीके बताती है। जैसे उन चीजों के बारे में सोचना जिनकी हम सच में कदर करते हैं, उन स्थितियों के बारे में सोचना जिनसे हमें खुशी मिलती है, लगातार सकारात्मक आत्मचर्चा करना, और हर मुश्किल स्थिति में ये सोचना कि मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। हाँ। और यहीं पर एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट आता है, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग मतलब अपने नजरिए को बदलना। हाँ, ये सिर्फ विचारों को अच्छा या बुरा लेबल करने से एक कदम आगे है। इसका मतलब है किसी स्थिति को देखने का पूरा चश्मा ही बदल देना। इसके लिए भी किताब में एक दिलचस्प कहानी है, एक मरीज की जिसके दिमाग में जरूरी काम के वक्त अनचाहे गैर जरूरी विचार आने लगते थे। और उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो अपना दिमागी संतुलन तो नहीं खो रहा। सही, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है। क्या ये एक तरह का दिमागी खेल नहीं है? क्या हम असल समस्या से भाग नहीं रहे, बस उसे एक नया नाम देकर? हाँ, मतलब क्या ये हर किसी के लिए काम कर सकता है? लेखक की सलाह पर उस मरीज ने इन विचारों को एक नया फ्रेम दिया, एक नया नाम दिया, बाहरी हमलावर। बाहरी हमलावर। हाँ, जैसे ही उसने उन विचारों को बाहरी हमलावर कहना शुरू किया, उन विचारों की शक्ति कम होने लगी। क्योंकि इस नाम में ही एक दूरी है, एक दुश्मनी है। बिल्कुल, ये उसका अपना विचार नहीं था, ये कोई बाहर से आया हमलावर था जिससे उसे लड़ना था। और यहाँ मनोविज्ञान का एक गहरा सिद्धांत काम करता है। बाहरी हमलावर जैसे शब्द ने उस मरीज को उन विचारों से भावनात्मक रूप से पूरी तरह अलग कर दिया। अच्छा? उसने खुद को ये समझाया, मैं ये विचार नहीं हूँ, ये विचार दिमाग में आने वाले सिग्नल्स हैं। जैसे रेडियो पर अलग अलग स्टेशन आते हैं, मैं वो हूँ जो चुनता है कि कौन सा स्टेशन सुनना है। एग्जैक्टली। इस रीफ्रेमिंग से उसे एहसास हुआ कि उन नकारात्मक विचारों का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, वो सिर्फ दिमाग के सिग्नल थे जिन्हें वो गलत तरीके से समझ रहा था। तो ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है, ये अपने और अपने दिमाग के बीच के रिश्ते को फिर से परिभाषित करना है। बिल्कुल। तो हमने जागरूकता, लेबलिंग और नजरिए को बदलने की बात की। अगला कदम है रीफोकस, यानी फिर से ध्यान केंद्रित करना। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जिनका ध्यान आसानी से भटक जाता है। हाँ, अक्सर कोई विचार होता तो नुकसानदेह है, पर होता बहुत आकर्षक है और हम अपने जरूरी काम से भटक जाते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि रीफोकस का मतलब विचारों को दबाना या उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि अब जिस चीज से लड़ते हैं उसे और ताकत देते हैं। सही। ये अपने ध्यान को सचेत रूप से एक पहले से तैयार सकारात्मक सूची पर ले जाना है। जैसे आप अच्छी आदतों की, सकारात्मक विचारों की, अच्छे दोस्तों की एक लिस्ट बना सकते हैं। और जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत अपना ध्यान उस लिस्ट पर ले जाएं और उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। या अपने किसी ऐसे दोस्त को फोन कर लें जो हमेशा आपको हिम्मत देता है, या फिर अपने काम से मिलने वाले बेहतरीन नतीजों के बारे में सोचने लगें। ऐसा करके आप दिमाग को उसके ऑटो पायलट मोड से हटाकर अपने कंट्रोल में ले आते हैं। आप दिमाग को बता रहे हैं कि बॉस कौन है। जब हम अपने दिमाग को मनचाही चीजों में लगाते हैं तो नकारात्मक विचारों की पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है, उन्हें टिकने के लिए जगह ही नहीं मिलती। आप उनसे लड़ नहीं रहे, आप बस अपनी ऊर्जा कहीं और लगा रहे हैं। बिल्कुल। और इन सभी कदमों का नतीजा है अगला कॉन्सेप्ट, री-इवैल्यूएशन, यानी अपने आप से दोबारा जुड़ना। इसे हम अपने आप को महत्व देना भी कह सकते हैं। अपनी सेहत, अपने विचारों, अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखना। री-इवैल्यूएशन पिछले सभी कदमों का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब हम लगातार विचारों को लेबल करना, रीफ्रेम करना और रीफोकस करने का अभ्यास करते हैं तो हम नकारात्मक विचारों के आगे झुकने की बजाय खुद को महत्व देना सीखते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हमारे लिए सच में क्या फायदेमंद है। हाँ, ये हमें अपने लिए सबसे अच्छे फैसले लेने में सक्षम बनाता है, न कि दिमाग के तात्कालिक भ्रामक संदेशों के आधार पर। तो अब यहाँ ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम इन तरीकों को अपना रहे हैं या अभी भी नकारात्मक विचारों पर ही ध्यान दे रहे हैं। ये आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आदतों को बदलने के प्राकृतिक तरीकों की। किताब में स्मोकिंग और आइसक्रीम के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। हाँ, लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, ये ज्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं,
ये जानते हुए भी कि ये नुकसानदेह है। जवाब है तुरंत राहत के लिए। बिल्कुल। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव और उतार चढ़ाव होते हैं। निकोटीन और मीठा दिमाग को तुरंत राहत का एहसास देते हैं और दिमाग को इन रासायनिक तरीकों की आदत पड़ जाती है। हाँ, फिर एक समय ऐसा आता है कि इन चीजों के बिना ही तनाव महसूस होने लगता है। जबकि तनाव से निपटने का एक प्राकृतिक यानी ऑर्गेनिक तरीका भी है, अपनी सोच पर काम करना, समस्या को सुलझाने के रचनात्मक तरीके ढूंढना। लेकिन इसमें मेहनत लगती है और नतीजा तुरंत नहीं मिलता। और यहीं पर चुनाव करना होता है। रासायनिक तरीके जैसे स्मोकिंग या ड्रग्स आपको कुछ समय के लिए राहत तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में आपको शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला कर देते हैं। और प्राकृतिक तरीके यानी अपने विचारों पर ध्यान देकर उन्हें सकारात्मक दिशा देकर समस्या को सुलझाना न सिर्फ उस समस्या को ठीक करता है बल्कि आपको एक मजबूत और बेहतर इंसान भी बनाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अंत में इस पूरी बातचीत को हम किताब के 3 सबसे महत्वपूर्ण सबकों में समेट सकते हैं। पहला सबक, अपने लिए फायदेमंद चीज को अपनाएं, ना कि उसे जो सिर्फ दिमाग को अच्छी लगती है। जैसे सोशल मीडिया पर घंटों बिताना दिमाग को खुशी के केमिकल का डोज मिलता है। पर क्या ये हमारी कामयाबी या सेहत के लिए सच में फायदेमंद है? हमें विश्लेषण करना सीखना होगा। बिल्कुल, दिमाग की पसंद और हमारी भलाई में फर्क करना सीखना होगा। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन विकास हमेशा मुश्किल रास्ते पर ही होता है। दूसरा सबक, हाँ, उन 4 कदमों के जरिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें जिन्हें हमने विस्तार से समझा। एक बार फिर से दोहराते हैं। हाँ, पहला, अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। दूसरा, उन्हें फायदेमंद और नुकसानदेह में लेबल करें। तीसरा, अपना ध्यान जानबूझकर सकारात्मक गतिविधियों पर लगाएं। और चौथा, पूरे विश्वास के साथ जरूरी कदम उठाते रहें। ये 4 कदम एक साइकिल की तरह हैं। हाँ, जितना आप इन्हें चलाएंगे उतना ही दिमाग पर आपका नियंत्रण मजबूत होता जाएगा। ये एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप जितना प्रशिक्षित करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। और तीसरा और आखिरी सबक, हाँ, अच्छी आदतों की एक नोटबुक बनाएं और उसमें लिखें। लिखने में एक अद्भुत शक्ति होती है। आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिन विचारों को सोचना चाहते हैं, जिन लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, उन्हें जब आप लिखते हैं तो वे सिर्फ ख्याल नहीं रहते, बल्कि एक ठोस योजना बन जाते हैं। लिखने की प्रक्रिया आपके दिमाग को ये सिग्नल देती है कि ये चीज महत्वपूर्ण है। ये उस सेल्फ डायरेक्टेड यानी आत्मनिर्देशित बदलाव का पहला ठोस कदम है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, हम अपने दिमाग के ऑटोमेटिक विचारों और भ्रामक संदेशों के कैदी नहीं हैं। हमारे पास अपनी सोच और ध्यान के जरिए अपने दिमाग को फिर से आकार देने की, उसकी वायरिंग को बदलने की शक्ति है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये कौशल है। इसे सीखा जा सकता है। हाँ, इसे इस किताब में बताए गए तरीकों से सीखा और विकसित किया जा सकता है। ये कोई जादुई स्विच नहीं है, दिमाग पुरानी आदतों की तरफ वापस भागेगा। तो धैर्य रखना पड़ेगा। निरंतरता, धैर्य सबसे जरूरी है, क्योंकि आप दशकों से बने हैं दिमागी हाईवे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बातचीत को हम एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। अगर दिमाग की हर स्वचालित प्रतिक्रिया और हर नकारात्मक विचार पर सवाल उठाया जा सकता है, तो ऐसी कौन सी एक सीमा है जिसे आज कोई अपने बारे में चुनौती दे सकता है, ये जानते हुए कि वो सीमा शायद दिमाग की बनाई हुई कहानी मात्र हो।